साथियों, मैं किशोर शर्मा आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बात कर रहे थे आर्मी अग्निवीर जो कि आगामी परीक्षा भी चल रही है ना। उसके लिए साइंस के मोस्ट 100 क्वेश्चन जो कि हर बार यहां से एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। तो यहां पर जो कि 17 से 26 अप्रैल वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण साइंस का रिवीजन है। पूरा 100 क्वेश्चन का आपका वीडियो रहेगा। उसमें आपके 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो उन ऑब्जेक्टिव के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। और पहला क्वेश्चन बिना देरी किए यहाँ पर हम करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अगर बात की जाए प्रोटॉन की खोज की तो इसमें बहुत सारों का मतभेद है। तो प्रोटॉन की खोज जो की थी वो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन नंबर जो सी लगा रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। अगर बात की जाए कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो रदरफोर्ड ने क्या करा था, नामकरण करा था। क्या करा था, नामकरण करा था। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने। खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। अगर बात की जाए जेम्स चैडविक की, तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, कमेंट करके बताइए। और अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने समीकरण दिया था E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर, ठीक है। तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो हम चारों ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, तो भैया पराश्रव्य मतलब ऐसी आवृत्ति जिन्हें मनुष्य जो है वो नहीं सुन सकता। मनुष्य नहीं सुन सकता वो क्या कहलाती है, पराश्रव्य कहलाती है। और उनकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी वो क्या कहलाएगी, पराश्रव्य। और ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि इन आवाज़ को कौन सुन सकता है, तो कुत्ता और बिल्ली जो होते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। अगर मैं बात करूं 20,000 से कम, अगर बात करें अपन श्रव्य की, है ना। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और समझ लेते हैं। श्रव्य ध्वनि तरंगे, तो श्रव्य ध्वनि तरंगों की कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज जिसे मानव कान सुन सकता है। और जो 20 हर्ट्ज वाली होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अपश्रव्य। क्या कहलाती है, अपश्रव्य। तो यहाँ पर दोनों तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली। पराश्रव्य कैसी तरंगे, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। उसके बाद अगर बात करें श्रव्य तरंगे, तो जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। और अपश्रव्य की बात करें तो जो 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन कि फेदम क्या है, ठीक है। फेदम क्या है, तो इसके जो ऑप्शन है वो नीचे है, मैं दे देता हूँ। फेदम क्या है, एक पौधे का नाम है, बर्तन है या एक माप है। तो फेदम क्या है, एक मेज़र है। मेज़र बोले तो माप है। इसके द्वारा क्या नापते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फेदम के द्वारा क्या करते हैं, समुद्र की गहराई नापते हैं। किसकी गहराई नापते हैं, समुद्र की। तो समुद्र की गहराई नापने की जो यूनिट है उसे कहते हैं फेदम। और फेदम को जो यूनिट बनाते हैं और जो मापने की यूनिट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फेदोमीटर। क्या बोलते हैं, फेदोमीटर। फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापने की यूनिट हो जाती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करिए इसको जल्दी से। ए तारापुर, बी उदयपुर, सी हैदराबाद और डी रांची। तो प्रथम परमाणु बिजली ग्रह इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ किया गया था, तारापुर। और तारापुर किस राज्य में आता है, तो बोले सर ये महाराष्ट्र में आता है। तारापुर किस में आता है, महाराष्ट्र में। चलिए इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है, अगर होगा उसमें ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। लाफिंग गैस जिसे क्या बोलते हैं, हास्य गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हास्य गैस। तो लाफिंग गैस या इसे हास्य गैस भी बोलते हैं। तो लाफिंग गैस का जो सूत्र है वो क्या है, N2O। क्या है, N2O। और N2O का पूरा नाम अगर पूछ ले आपसे तो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि D2O, जो पहला ऑप्शन है D2O। D2O किसका समस्थानिक है, दिया ऑक्सीजन का समस्थानिक है। किसका, ऑक्सीजन का, D2O। और इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड किसको बोलते हैं, D2O को। CO2 का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O किसका सूत्र है, ये है जल का। तो तीनों चारों फैक्ट जो है अपन ने यहाँ पर अच्छे से समझ लिए। नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन कि डायनेमो की खोज किसने की। खोज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। तो डायनेमो पहले तो समझो कि है क्या। डायनेमो मतलब जनरेटर, जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है ये विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वो जो डायनेमो है इसकी खोज किसने की, माइकल फेराडे ने। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है डायनेमो और डायनामाइट में। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबल ने। किसकी, डायनामाइट। डायनामाइट क्या है, तो बोले सर डायनामाइट जो है वो एक
विस्फोटक पदार्थ है। इसकी खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी। और डायनेमो क्या है? एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करता है, उसकी खोज की थी माइकल फेराडे ने। बात की जाए एडिसन, इसका पूरा नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। क्या है? थॉमस एल्वा एडिसन। और इन्होंने किसकी खोज की थी? तो बोले सर इनने की थी बल्ब की खोज। किसकी? बल्ब की खोज। और जॉन डाल्टन के बारे में सभी जानते हैं, परमाणु सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कि सिस्मोग्राफ में क्या नापा जाता है? इसके ऑप्शन नीचे दिखा देता हूँ मैं। आप सिस्मोग्राफ में क्या नापा जाता है? बारिश, भूकंप, और जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन था वो शायद देखा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ में सबसे पहले नापा जाता है भूकंप। क्या नापा जाता है? भूकंप। भूकंप के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जो ग्राफ बनता है वो किसके द्वारा पता चलता है? अगर मैं बात करूं बारिश, तो बारिश की माप किस में की जाती है? तो बोले सर रेन गेज। रेन गेज के द्वारा क्या की जाती है? वर्षा की जो माप की जाती है वो बारिश के द्वारा, इसके रेन गेज के द्वारा की जाती है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन से पूछा ही जाता है लगभग क्वेश्चन कि भैया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल या डी? देखिए पहले बताते हैं कि रासायनिक जो डी है वो किससे संबंधित है? तो वो है हड्डियों से संबंधित। और हड्डियों से संबंधित है तो हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो इसका नाम याद रखने के लिए ट्रिक हो गई कैल्सीफेरॉल। कौन हो गया? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश से अपने शरीर के अंदर बनता है। किससे? सूर्य के प्रकाश से। इसका जो हो संचय है वो सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर के अंतर्गत होता है। अगर बात करें रेटिनॉल, तो ये किस विटामिन का नाम है? तो रेटिनॉल किसका है बताइए कमेंट करके। थायमिन की बात करें तो ये किसका नाम है? विटामिन B1 का। किसका नाम? B1 का। टोकोफेरॉल की बात करें तो ये किसका है? ई का। विटामिन रेटिनॉल जो है वो किसका नाम है? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है भैया, ऐसा कौन सा खनिज है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, पोटेशियम, जस्ता, तांबा या एल्यूमिनियम। तो कौन सा खनिज है? तो कौन सा खनिज है? पोटेशियम है। पोटेशियम है जो हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित। और इसका नियतांक क्या है? के। अगर बात करें जस्ता की तो जस्ता को दर्शाएंगे Zn से। अगर बात करें तांबा की तो इसको दर्शाएंगे Cu से। और बात की जाए एल्यूमिनियम की तो इसको दर्शाएंगे Al से। तो संकेत भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम जो है बताना है। बेकिंग सोडा तो देखो इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, या इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीठा सोडा। अब इसको याद करने के लिए ऐसा रख सकते हो कि जो खाना है घर में कौन बनाती है? बाई बनाती है। कौन बनाती है? बाई बनाती है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, जिसमें H आ रहा है वो क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट। अगर बात की जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। इसे खाने का सोडा या मीठा का सोडा भी कहते हैं। अगर बात की जाए Na2CO3 की बात की जाए तो इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और इसे वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वॉशिंग पाउडर या धोने का सोडा, ठीक है। उसके बाद की जाए NaOH, तो इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और NaCl जो है वो किसका है? NaCl सोडियम क्लोराइड। ये किसका सूत्र है? सोडियम क्लोराइड। या साधारण नमक का सूत्र अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो चारों चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने कि जल में होता है, वायु में होता है, निर्वात में या इस्पात में। 4 ऑप्शन है। बात हो रही है ध्वनि की, ठीक है। तो ध्वनि जो है, ध्वनि का सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो इस्पात में होता है। ध्वनि किस में आवाज़ सबसे ज़्यादा करेगी? इस्पात में। ध्वनि इस्पात में। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम होता तो फिर आप इस्पात छोड़ के एल्यूमिनियम लगाते हो, क्योंकि उसमें और ज़्यादा होता है, ठीक है। निर्वात में अगर बात की जाए तो निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होती है किसकी? प्रकाश की। प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि समुद्री जल में लवण की मात्रा, समुद्री जो जल होता है उसमें लवण की औसतन मात्रा कितनी होती है, ये पूछा है। तो 3%, 3.5%, 4 या 4.5। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3.5%, जो ऑप्शन बी रहेगा। मतलब 3.5% के आसपास जो समुद्र में क्या होती है? लवणता होती है। और इसीलिए समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। चलिए 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तिथि से भी रिलेटेड पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 12 फरवरी, 28 फरवरी, 12 जनवरी या 28 जनवरी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाते हैं? 28 फरवरी को।
नेक्स्ट चलते हैं 14वां क्वेश्चन के संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है। संगमरमर तो ग्रेफाइट का, चूना पत्थर का, बुझा चूना का या उपरोक्त सभी का। तो जो संगमरमर है वो किसका है, चूना पत्थर का। किसका, चूना पत्थर, जो ऑप्शन नंबर जो बी है उसका। ग्रेफाइट की जो बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, बोले सर ये अपर रूप है। ये क्या है, अपर रूप है किसका, बोले सर कार्बन का। तो हीरा और ग्रेफाइट जो दो अपर रूप है वो किसके हैं, कार्बन के, है ना। बिना बुझे चूने का सूत्र क्या होगा, CaO। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, इसके ऑप्शन जो है नीचे हैं। इंसुलिन का निर्माण तो अमाशय में होता है, अग्नाशय में होता है, छोटी हाथ या बड़ी हाथ। तो जो इंसुलिन है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो अग्नाशय में होता है। अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी। अग्नाशय को क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। क्या बोलते हैं, पेनक्रियास ग्रंथि बोलते हैं इंग्लिश में। इसका नाम क्या है, पेनक्रियास। और अग्नाशय अगर बोला जाए तो मानव शरीर की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये किस ग्रंथि का उदाहरण है, तो ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है, मिश्रित का। चलिए छोटी आंत के बारे में बात करें तो छोटी आंत की लंबाई पूछ ली जाती है। तो लगभग 21 से 25 फीट के आसपास जो है इसकी लंबाई जो है मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेंसिल का लीड जो है वो किस तत्व का बना होता है। पेंसिल का जो लीड है वो किस तत्व का बना होता है। तो सिलिकॉन, ग्रेफाइट, हीरा या एल्यूमिनियम। तो अभी जस्ट बात की थी अपन ने कि हीरा जो कार्बन है, कार्बन के दो अपर रूप है, एक तो है हीरा और एक क्या है, ग्रेफाइट। एक क्या है, ग्रेफाइट। तो जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। और पेंसिल की जो लीड है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। तो जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। तो पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। हीरे का अगर बात करें कि जो हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा दिखाई देता है। और दोनों किसके अपर रूप है, कार्बन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शरीर में तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद हो चुका है, ये भी आर्मी एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि तापक्रम, जो शरीर का तापमान है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो स्पाइनल कार्ड, हाइपोथैलेमस, थायराइड या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो जो शरीर का तापमान जो नियंत्रित है वो कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये क्या है, तो बोले सर ये मस्तिष्क का क्या है, एक भाग है। मस्तिष्क का क्या है, भाग है, जहाँ पर क्या तापमान नियंत्रण केंद्र है। अगर बात की जाए सर थायराइड की, तो थायराइड क्या है सर, बोले ये ग्रंथि है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गले में। अगर बात की जाए पिट्यूटरी की, तो पिट्यूटरी भी क्या है, ग्रंथि है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन भी करेगा बिल्कुल आपको। प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा है, मतलब किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होगा। तो हरित लवक, भैया बिल्कुल हरित लवक राइट होगा। पर यहाँ पर पत्ती दे रखी है ऑप्शन में। स्टोमेटा और जड़ तो आप काट ही दोगे कि इनका तो कोई रोल होता ही नहीं है। तो जो पत्ती है उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। और पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसमें जो ज़्यादा सही आंसर होगा वो क्या होगा, पत्ती। और अगर पूछे कि पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, तो वो हरित लवक या जिसको कहते हैं अपन क्लोरोफिल, क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, उसके कारण जो है होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको कंफ्यूज करेंगे, तो बिल्कुल इत्मीनान से, शांति से इनका आंसर आपको करना है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इसे शेयर करिए लोगों तक, ताकि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाए और हम और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आएँ। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत की अवधारणा पेश करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। तो कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान, जो दो वैज्ञानिक है। ठीक है। तो कोशिकी सिद्धांत का जो श्रेय है वो दो वैज्ञानिकों को जाता है, जिनका नाम क्या है, स्लाइडेन व स्वान। अगर बात की कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी, इसका कमेंट करें मेरे को कि कोशिका की खोज, तो खोज किसने की थी, तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। इन्हें कोशिका विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। क्षारक को अगर जल में घोलेंगे, एक होते हैं अम्ल, एक होते हैं अम्ल, एक होते हैं क्षार, एक होते हैं अम्ल, एक होते हैं क्षार। अब बात करें अम्ल की, तो अम्ल हमेशा क्या देंगे, बोले सर H+ आयन देंगे। जबकि क्षार हमेशा क्या देंगे, OH- देंगे। अम्ल H+ देंगे, क्षार OH- देंगे। अम्ल का स्वाद होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा खट्टा। और क्षार का स्वाद कैसा होगा, तो वो होगा कड़वा। जितने भी अम्ल हैं वो क्या करते हैं,
वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। जितने भी अम्ल हैं वो नीले को क्या करते हैं, लाल करते हैं, जबकि क्षार क्या करते हैं, लाल को नीला करते हैं। तो ये अम्ल और क्षार की विशेषता है कि भैया अम्ल जितने भी हैं H+ आयन देंगे, क्षार OH आयन देंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे रहेंगे, क्षार कड़वे रहेंगे। ये नीले को लाल करते हैं और ये लाल को नीला करते हैं। कौन, अम्ल, क्षार। उसके बाद अगर बात की pH मान की, pH मान, तो अम्ल का मान जो है वो 7 से कम होगा और क्षार का जो है वो 7 से अधिक होगा। तो 7 से कम है वो अम्लीय और 7 से ज़्यादा है वो क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया है आर्मी एग्जाम वालों ने। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की मात्रा जो होती है तो 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद अगर बात करें अपन N2 बोले तो नाइट्रोजन, तो ये होता है 78%। अगर बात करें अपन O2 ऑक्सीजन की, तो लगभग क्या होता है 21% या 20.93%। उसके बाद अगर बात करें ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन। अगर बात की जाए सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो सूर्य में भी क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे 4-5 जो अपन ने पढ़े, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया की दवा जो है वो किस पौधे से प्राप्त होती है। तो किससे होती है, कुनेन से। दे रखा है कि मलेरिया की दवा कुनेन से प्राप्त होती है। मलेरिया की दवा का नाम है कुनेन। क्या नाम है, कुनेन। और ये किस पौधे से प्राप्त होती है, ऐसा क्वेश्चन है। तो मलेरिया की दवा जो है उसका नाम पूछ सकते हैं कि क्या है, तो भैया नाम क्या है, कुनेन। और ये किस पौधे से प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है सिनकोना से, है ना। और सिनकोना की भी छाल से प्राप्त होती है। किससे, अगर पूछे सिनकोना के किस अंग से प्राप्त होती है, तो छाल से। और ये किस में काम आती है, मलेरिया। अगर बात करें मलेरिया, तो मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। किसके काटने से, मच्छर। और मच्छर में भी कौन सी, जिसका नाम होता है मादा एनाफिलीज के कारण जो है मलेरिया होता है। और अगर बात करें कि ये कैसा रोग है, मलेरिया कैसा रोग है, तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा, प्रोटोजोआ जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी। पहला ऑप्शन शुतुरमुर्ग, दूसरा हमिंग बर्ड, बाज और गिद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो पक्षी है वो कौन है, तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है, शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 24 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी की जाएगी कि इंसुलिन के टीके की खोज किसने की। तो ये किसने की, बेटिंग एवं बेस्ट, दो वैज्ञानिक है। अब इसमें बेटिंग दे रखा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेटिंग। अब इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन जो है हार्मोन है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज़, है ना। क्या होता है, डायबिटीज़। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं हम शक्कर की बीमारी। और इसकी वृद्धि से क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया नामक जो है रोग हो जाता है। उसके बाद की जाए कि रोनाल्ड रास, ये रोनाल्ड रास कौन थे भैया, तो रोनाल्ड रास ने किसकी खोज की, तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने, है ना। चेचक की एडवर्ड जेनर ने, रोनाल्ड रास ने मलेरिया का जो जीवाणु होता है उसकी खोज की थी। किसने, रोनाल्ड रॉस ने। और अगर बात करें हार्वे, तो हार्वे कौन है, ये विलियम हार्वे हैं। हार्वे कौन है, ये विलियम हार्वे हैं। और इन्होंने क्या करा है, रक्त परिसंचरण की खोज की, रक्त परिसंचरण की जो है वो खोज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रिक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है। रिक्टर स्केल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई या शरीर का तापमान। तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रिक्टर स्केल का। अगर बात करें वायु की गति, तो वायु की गति नापते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा। उसके बाद समुद्र की गहराई नापते हैं फेदोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, फेदोमीटर के द्वारा। अगर बात करें शरीर का ताप, तो ये नापते हैं किसके द्वारा, तो ये नापते हैं फ़ारेनहाइट डिग्री में। ठीक है, तो शरीर का नाप जो नापते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने में नापते हैं। और शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बात की जाए सेंटीग्रेड में, तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात की जाए केल्विन में, तो कितना होता है 310 डिग्री केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायनामाइट का आविष्कारक इंपॉर्टेंट है ना। डायनामाइट जो कि अभी चर्चा की अपन ने, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है भैया डायनामाइट क्या है। तो डायनामाइट क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। उसके बाद की जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबल ने।
और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसके बाद बात करें न्यूटन की, तो इन्हें क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ फिजिक्स। इन्हें क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के पिता। इन्हें भौतिकी का पिता कहा जाता है। और न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं? इन्होंने गति के नियम दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 3 नियम दिए हैं। आइंस्टीन की बात करते हैं तो इन्होंने एक समीकरण दिया था E बराबर MC² वाला, E बराबर MC² वाला। उसके बाद बात करें मैडम क्यूरी, तो इसने किसकी खोज की? रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता की खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 2 ऑप्शन इसके दिख रहे हैं, 2 नीचे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होने वाला है, क्योंकि सभी को पता है कितना होगा, 72। अब कई बार क्या होगा कि एग्जामिनर एग्जैक्ट 72 ना दे के एवरेज में देगा कि 60 से 70, है ना, 70 से 80। तो 72 किसके बीच में आ रहा है भैया? 70 से 80। तो उसमें आपको फिर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्षार, देखो आ गया क्वेश्चन, क्षार लाल लिटमस को कर देता है। अभी जस्ट अपन ने बात करी भैया जितने भी दुनिया के क्षार हैं OH- देंगे, स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे। स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे। और क्या करेंगे वो? लाल को क्या करेंगे वो? तो लाल को क्या करेंगे वो? नीला। लाल लिटमस को क्या कर देंगे? नीला। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिका मतलब RBC। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, है ना। तो एग्ज़ाम में इस बार एग्जामिनर फुल फॉर्म भी पूछ रहा है, तो अच्छे से पढ़ के जाए। RBC मतलब रेड ब्लड सेल, हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त कणिका है। उसके बाद बात करते हैं WBC, तो इसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। क्या है? वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। उसके बाद जो बिंबाणु है ये भी रक्त का एक भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो एनीमिया, पहले तो समझते हैं कि एनीमिया रोग में होता क्या है। इसमें क्या होता है? शरीर में जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं 31 कि मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो कौन सा रोग होता है? इसके 2 ऑप्शन है, एड्स, डेंगू और नीचे मलेरिया और कैंसर दे रखा है। तो मादा एनाफिलीज जब काट लेता है ना, जब काट लेता है तो कौन सा रोग होता है? मलेरिया, जिसकी अभी अभी चर्चा की अपन ने। और मलेरिया कैसा रोग है? तो बोले सर मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। किसा? प्रोटोजोआ जनित रोग है। और मलेरिया के टीके की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रास ने की। किसने की? रोनाल्ड रास ने की। टीके की खोज किसने की? रोनाल्ड रास ने। उसके बाद मलेरिया का जो परजीवी है उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये मच्छर के द्वारा होता जरूर है, पर उस मेन प्रोटोजोआ का नाम बोलें तो क्या है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और ये मच्छर के शरीर में प्रवेश करके अंदर शरीर में प्रवेश करता है, इंसानी शरीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पोलियो। पोलियो वाला क्वेश्चन इंडियन आर्मी ने पूछ लिया कि पोलियो कैसा रोग है? तो पोलियो कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। सबसे पहला तो विषाणु जनित रोग है और इसकी वायरस का नाम भी क्या है? पोलियो वायरस, है ना। अब पूछा है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोलियो के टीके की जो खोज की वो किसने की? जोनास साल्क ने। किसने की? जोनास साल्क ने, ठीक है। जे थॉम्सन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद जेड जॉनसन और जॉन हैरिस, इन 2 के बारे में आप कमेंट करना इन्होंने किसकी खोज की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रेबीज नामक रोग, इंपॉर्टेंट है, रोग से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। तो रेबीज नामक रोग जो है वो किससे होता है? तो रेबीज होता क्या है? इसका एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। इसी रोग को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो ये भी पूछ सकता है हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया या रेबीज एक ही रोग है ना। और ये होता है पागल कुत्ते के काटने से। ये रोग कैसे होता है? बोले सर पागल कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। तो रेबीज जो है मेन किससे होता है? विषाणु। किससे होता है? विषाणु। और इसके विषाणु का नाम क्या होता है? रेबडो वायरस। क्या होता है? रेबडो वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो ये किसने की? लुई पास्चर ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आर्मी एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इंद्रधनुष में मोस्टली जो है वो 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग। इनकी ट्रिक कैसे निकाल सकते हो आप? बेजानीह पीनाला, बेजानीह पीनाला, है ना। तो बे से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा,
पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग जो है इसमें होते हैं। अब आर्मी में क्वेश्चन पूछा था कि भैया एक प्रिज्म से जब 7 रंग गुजारे जाते हैं, जब 7 रंग गुजारे जाते हैं तो कौन सा रंग जो है विक्षेपित होगा या कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो वो होगा श्वेत रंग। श्वेत रंग, या इसे क्या कहते हैं, श्वेत ही को क्या कहते हैं, सफ़ेद रंग भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम वालों ने पूछ लिया है, ठीक है। और इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, ये बहुत सारे इसके वो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 वाला कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब की बात करें तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर। क्या होता है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, और इसको नापते किस में है, mmHg। तो 120/80 मतलब ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। वो मानव रक्तदाब किस में मापा जाता है, कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है। आविष्कारक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो माइक्रोफोन का आविष्कारक, क्वेश्चन नंबर 36, तो कौन था इसका, ग्राहम बेल ने क्या करा, फ़ोन का आविष्कार किया है ना। अगर बात की जाए कि रॉबर्ट ब्रदर, इनने किसकी खोज की, तो इन्होंने किसकी खोज की, वायुयान की। तो वायुयान जो है, वायुयान के आविष्कार किसने करा, रॉबर्ट ब्रदर। गैलीलियो ने किसकी खोज की, तो दूरदर्शी की। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने किसकी खोज की, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसकी खोज की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथिलीन, प्रोपेन और मीथेन। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एसिटिलीन का। जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। बात की जाए मीथेन की, तो मीथेन जो है इसका फार्मूला पूछ लिया है, तो इसका फार्मूला है CH4। और ये कहाँ से निकलती है, तो बोले सर ये धान के खेत से निकलती है। मीथेन कहाँ से निकलती है, धान के खेत से। और जो मंगल ग्रह है उसका लाल रंग भी किसके कारण है, इसी के कारण, CH4 मीथेन के कारण उसका लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ जिसके कारण वो आग पकड़ती है, बताइए। माचिस की तीली पर जो लगाया जाता है, कौन सा पदार्थ लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन, लाल सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन या लाल फास्फोरस। तो जो 38 नंबर है इसका क्या है, लाल फास्फोरस। क्या है, लाल फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर डी, जिसके कारण क्या होता है, ये आसानी से आग पकड़ लेती है। 39 वाला देखते हैं कि शुष्क सेल में क्या पाया जाता है। शुष्क सेल या ड्राई सेल जिसको बोलते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या बेरियम क्लोराइड। तो इसमें क्या पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, NH4Cl2। अमोनियम क्लोराइड जो है किस में पाया जाता है, शुष्क सेल में। फार्मूले से भी आपको कई बार पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य की SI इकाई। तरंग दैर्घ्य की SI इकाई इंपॉर्टेंट है, SI इकाई से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तरंग दैर्घ्य की जो SI इकाई है वो क्या हो जाएगी, एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ओम किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक है ओम। उसके बाद बात करते हैं एम्पियर में क्या नापी जाती है, विद्युत धारा। एम्पियर में क्या नापी जाती है, विद्युत धारा। उसके बाद अगर बात करें केल्विन, तो केल्विन में क्या नापा जाता है, ताप। तो ताप की SI इकाई अगर पूछे तो केल्विन। ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। किसका, विद्युत प्रतिरोध का। मैंने पहले गलत बता दिया था, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। और केल्विन ताप की SI इकाई है। और एम्पियर में किसको नापा जाता है, विद्युत धारा को। और एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्घ्य की SI इकाई है। तो चारों क्वेश्चन अपने यहाँ पर कंफर्म हो गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व। जब दूध में से मक्खन निकाल लेंगे तो उसके अणु तो सारे बाहर निकल के आएंगे, इसलिए घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दूध का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, या कम हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 कि मनुष्य के भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य के भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। प्रारंभ पूछा है इसलिए याद रखना कि जो मनुष्य है उसके मुख का भोजन कहाँ पाचन होता है, मुख में। प्रारंभ कहाँ होता है, मुख में। अगर पूछे कि पूर्णतः पाचन, अगर पूछे पूर्णतः पाचन, तो पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, तो पूर्णतः पाचन होता है छोटी आंत में। उसके बाद बड़ी आंत में भोजन रहता है। अगर बात की जाए अमाशय, तो अमाशय को क्या बोलते हैं, अपने पेट का स्टोरेज बोलते हैं या भंडारण भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और अमाशय में लगभग 4 घंटे जो है वो भोजन रहता है। उसके बाद इसका पूरी तरह से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। और अपच भोजन कहाँ रहता है, बड़ी आंत में। इसको गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है कि बिच्छू के डंक में या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बिच्छू के डंक और चींटी के डंक में दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है फार्मिक अम्ल। अगर बात की जाए कि ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। किस में पाया जाता है, टमाटर में। अगर बात की जाए कि नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल जो है इसका जो फार्मूला है वो क्या है, HNO3, तो ये भी पूछ सकते हैं। और नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरके में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि निमोनिया रोग में प्रभावित होने वाला अंग, निमोनिया रोग में प्रभावित होने वाला मानव अंग। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मानव अंग प्रभावित होता है, तो वैसे निमोनिया सर्वाधिक होता है बच्चों में। किस में होता है, बच्चों में। जो छोटे बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है। और निमोनिया रोग में क्या प्रभावित होते हैं, तो फेफड़े, जो श्वसन प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, उसके कारण सांस लेने में बच्चे को तकलीफ आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्याज का खाने योग्य भाग। प्याज, सबसे पहले बात करते हैं कि प्याज है क्या। तो प्याज जो है वो क्या है, एक तना है। क्या है, तना है, और तना ही उसका खाने योग्य भाग कहलाता है। उसके बाद अगर बात की जाए मूली की और शलजम की, तो ये क्या है, जड़ है। ये क्या है, जड़ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सबको क्या करना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि ब्रोमीन अधातु किस ताप पर, है ना। तो ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर, क्या बोला है, साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है। तो धातुओं का गुण है कि वो कैसी पाई जाएगी, ठोस। पर ब्रोमीन कैसी है, एकमात्र ऐसी अधातु है जो साधारण ताप पर कैसी पाई जाती है, द्रव। अगर बात की जाए पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अगर अवस्था की बात की जाए, तो शुरुआत में 3 अवस्था याद थी। कितनी अवस्था, 3। एक थी ठोस, एक थी द्रव, और एक थी गैस, है ना। शुरुआत में पदार्थ की 3 अवस्था ज्ञात हुई थी। उसके बाद चौथी अवस्था जो ज्ञात हुई उसका नाम था क्या, प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या थी, प्लाज्मा। और अगर बात की जाए 5वीं, तो अभी 5वीं अवस्था भी ज्ञात हो गई है, जिसका नाम क्या है, बोस आइंस्टाइन। क्या नाम है, बोस आइंस्टाइन। तो बोस आइंस्टाइन जो है पदार्थ की 5 अवस्था। तो पहले मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्था होती थी, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद चौथी अवस्था ज्ञात की प्लाज्मा, और 5वीं बोस आइंस्टाइन। तो जो अधातु है ब्रोमीन, वो किस किस अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए 47 वाला कि कालाजार रोग का वाहक कौन है। कालाजार रोग का वाहक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कालाजार रोग जो है साधारण मक्खी के द्वारा फैलता है, और मक्खी के शरीर में इसका वायरस होता है, और मक्खी एक दूसरे को संक्रमित करती हुई इस रोग को फैलाती है। तो इसका वाहक कौन हो गया, मक्खी। अगर बात की जाए कि एक निद्रा रोग होता है, एक रोग होता है जिसका नाम है निद्रा रोग, इसका वाहक भी मक्खी है, और उस मक्खी का नाम क्या है, सीसी मक्खी। क्या नाम है, सीसी मक्खी। और उसके अंदर कौन सा वायरस होता है, ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस नामक जो है उसके अंदर जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण वो आपको नींद दिलाती है, मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है ना, जिसका कारण क्या है, पानी का क्या अधिक हो जाता है, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक। तो क्या हो जाता है, क्वथनांक। सभी को पता है, आसान क्वेश्चन है। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। क्या होता है, उबलना। तो जो क्वथनांक बिंदु है अगर वो ऊंचा हो जाएगा तो पानी जल्दी बनेगा वाष्प के द्वारा, और वाष्प अगर बनेगी तो खाना क्या हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा। अगर पूछे कि पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक पूछे तो कितना होता है, 100 डिग्री। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या उबलता है। अगर बात की जाए हिमांक की, हिमांक और गलनांक लगभग एक ही होते हैं। हिमांक मतलब कि जमने वाला बिंदु, और गलनांक मतलब कोई चीज़ गलने लग जाए। तो हिमांक जो होता है बर्फ़ का, वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जम, मतलब पानी जो है वो बर्फ़ के रूप में जम जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 49 वाला कि पौधों का श्वसन अंग है, फूल, फल, तना या पत्ती। तो पौधे श्वसन किसके द्वारा करते हैं, तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, किसके द्वारा, किसके द्वारा, पत्ती द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो, सॉरी ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर होगा। पौधे का श्वसन इसके द्वारा क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें उनका खाना भी बनता है और उनका जीवन प्रक्रम भी चलता है। तो श्वसन अंग क्या हो गया। अगर बात की जाए कि पौधे का जनन अंग, है ना, पौधे का जनन अंग, तो जनन अंग क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। जनन अंग क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। और फूल के बाद ही क्या आते हैं, फल आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 50 नंबर वाला क्वेश्चन कि सोने का सांकेतिक रूप, सोना इंपॉर्टेंट है। तो सोने का सांकेतिक रूप क्या हो जाएगा, AU, AU। और अगर पूछे कि इसका लेटिन नाम, तो सोने का लेटिन नाम क्या हो जाएगा, ओरम। सोने का लेटिन नाम क्या हो जाएगा, ओरम। तो AU। उसके बाद जो चांदी है, चांदी, ये AG जो किसका संकेत है, चांदी का। और इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर। Fe, Fe बोले तो आयरन या लोहा। और अगर Cu की बात करें तो ये क्या हो गया, कापर। क्या हो गया, कापर। तो ये संकेत भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
कि ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी पक्षियों का, अस्थियों का या उपास्थियों का। तो जितनी भी हड्डी है, हड्डियों का अध्ययन, हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन कहते हैं, हड्डियों का। तो ऑस्टियोलॉजी में जो हड्डियों का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुयान के टायरों में तो कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये क्या पड़ती है, जो आग नहीं पकड़ती। क्या नहीं पकड़ती है, आग नहीं पकड़ती है, इसलिए कौन सी गैस को भरा जाता है, नाइट्रोजन को। वैसे पहले हीलियम भरी जाती थी, पर हीलियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करती है, आग पकड़ लेती है, इसलिए वायुयान के टायरों में अब नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्त रस का स्त्रावण। तो ये बाइल जूस बोलते हैं जिसे पित्त रस को, है ना। ये कहाँ से होता है, तो पित्त रस का जो स्त्रावण है वो कहाँ से होता है, अग्नाशय से। अग्नाशय बोले तो पेनक्रियास, ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय या पेनक्रियास ग्रंथि से इसका स्त्रावण होता है। और अगर बात की जाए कि पित्त रस कहाँ पर संचित होता है, पित्त रस जो है वो कहाँ पर, बाइल जूस कहाँ पर संचित होता है, तो वो कहाँ पर होता है, यकृत में जो है वो संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमाशय में क्या रहता है, भोजन। पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। चलिए डॉपलर प्रभाव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव कैसे संबंधित है, प्रकाश से, ध्वनि से, वायु से या जल से। तो जो डॉपलर प्रभाव है वो किससे संबंधित है, ध्वनि से। ध्वनि की जो आवाज़ की जो लेंथ है वो ऊंची सुनाई देना, नीचे सुनाई देना, मोटी, गाढ़ी, पतली, तो ये सभी प्रभाव क्या कहलाता है, डॉपलर प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, कि पौधे की वृद्धि की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। एनीमोमीटर, टेकोमीटर, ओडोमीटर या केस्कोग्राफ। तो किसके द्वारा की जाती है, केस्कोग्राफ के द्वारा, जो तने की वृद्धि। अगर बात की जाए कि ओडोमीटर, तो ओडोमीटर द्वारा क्या नापते हैं, कमेंट करके बताएं, ओडोमीटर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, कि एक नाटिकल मील बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये नाटिकल मील होता क्या है। तो ये क्या है, समुद्र की गहराई मापते हैं किसके द्वारा, फेदोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, फेदोमीटर, फेदोमीटर के द्वारा। और एक फेदोमीटर को ही क्या कहते हैं, एक नाटिकल मील कहते हैं। और इसकी जो माप होती है वो क्या होती है, 1.8 किलोमीटर या 1800 मीटर, 1800 मीटर या 1.8 किलोमीटर। और जो 1.6 मील होती है ना, 1.6 होती है, ये क्या होती है, आर्मी की दौड़ होती है भैया। क्या होती है, आर्मी की दौड़। और इसको 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर भी कहा जाता है, या अपनी भाषा में 1 मील कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। यकृत को ही क्या कहते हैं, लीवर, है ना। यकृत को क्या कहते हैं, लीवर। और लगभग 1.5 1.5 किलोग्राम के आसपास जो है ये होती है। उसके बाद जो लार ग्रंथियाँ है वो गले में पाई जाती है ना, है ना। थायराइड ग्रंथि भी गले में पाई जाती है। लार ग्रंथि जो है गले के जस्ट ऊपर, जहाँ से लार स्त्रावित होती है, भोजन को लसलसा बनाने का काम करती है। चलिए 58 वाला क्वेश्चन है, कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अभी इंपॉर्टेंट जिस पर चर्चा की थी वही पूछ लिया। तो लार क्या करती है, भोजन को चिकना बनाती है ना, लुगदी नुमा बनाती है, जिससे भोजन आसानी से निगल सके इंसान। और कुछ भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। ऑप्शन नंबर जो डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, 120/80। कितनी बार होता है, 120/80, मतलब ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। इम्पोर्टेंट है, अब आया क्वेश्चन, अच्छा है ना। बायो से क्वेश्चन है, कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किसने किया था, लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने, है ना। लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने जो है। और अगर पूछे कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अरस्तु को। और एक शब्द दिया था क्या, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और ये आर्मी वालों ने पूछ लिया, प्रोटोप्लाज्मा नाम किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, पुरकिंजे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। एक होता है माइकोलॉजी, क्या होता है, माइकोलॉजी, और एक होता है फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में किसका होता है, कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। और फाइकोलॉजी में होता है शैवालों का अध्ययन। किसका होता है, शैवालों का। तो माइकोलॉजी किसका आंसर हो जाएगा, शैवालों का। कवक का क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। शैवालों का हो जाएगा फाइकोलॉजी।
और विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आलू का खाने योग्य भाग। तो आलू का खाने योग्य, तो आलू भी क्या है, एक तना है, और इसका खाने योग्य भाग भी क्या हो जाएगा, तना। तो कई बार पूछा जाता है आलू क्या है, जड़ है कि तना, तो क्या है, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प। संसार का सबसे छोटा पुष्प पूछा है, तो सबसे छोटा पुष्प को होता है वुल्फिया का। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा पुष्प, अगर बड़ा पूछे तो बड़ा पुष्प किसका है, रेफ्लेसिया का। लगभग 10 किलोग्राम के आसपास जो है इसका वेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के अंत में कितनी एटीपी प्राप्त होती है। तो क्रेब्स चक्र होता क्या है, तो ये होता है कोशिका का श्वसन। जो कोशिका श्वसन करती है तो इसी के द्वारा करती है, और इसी के द्वारा इन्हें ऊर्जा मिलती है। कोशिका को जो ऊर्जा मिलती है वो, और ये प्रक्रिया होती है पूरी माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस दौरान कितनी एटीपी प्राप्त होती है, 36। तो 36 एटीपी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। और एटीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनल ट्राईफॉस्फेट इसका फुल नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 कि एक रोगी है जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये किसका फुल फॉर्म हो गया है, AIDS का। तो ये भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति है जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम रोग से पीड़ित है और उसको जांच करवानी है, तो कौन सी तकनीक की सुझाव देंगे, तो एलिसा। कौन सी, एलिसा। तो एड्स की जांच के लिए क्या होता है, एलिसा। और एड्स जो है किसके द्वारा होता है, HIV। HIV ये वायरस है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है इसका पूरा नाम है। और ये होता है, इसमें आपकी क्या होती है, जो RBC WBC है ना, WBC जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, ये खत्म हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता आदमी की बिल्कुल नष्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 66 कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, कब होती है, तो भैया दिन में होती है, रात में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल और केवल कब होगी, ओनली डे में, ओनली दिन में होगी, है ना, क्योंकि दिन में ही प्रकाश रहता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रकाश, जो कि कब होगा, दिन में। तो इसके लिए प्रकाश ज़रूरत है। ठीक है, क्या ज़रूरत है, CO2, उसके बाद जल चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि की माप होती है। तने की वृद्धि की माप जो है वो किसके द्वारा होती है, तो तने की वृद्धि की माप जो है वो किसके द्वारा होती है, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि खेरा नामक रोग जो है वो किस फसल से संबंधित है। ये पिछली MOU ARO में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि खेरा रोग किस फसल में होता है। फसल दे रखी थी और रोग पूछा था, इस बार रोग दिया है, फसल पूछी है, तो ये होता है धान में। ठीक है, पिछली बार पूछा था कि धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है, तो जो खेरा रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो वो जिंक की कमी से या जस्ते की कमी से होता है। ठीक है, मूंगफली का फेमस रोग है जिसको बोलते हैं टिक्का रोग। क्या होता है, मूंगफली का टिक्का रोग और गलने का लाल सड़न रोग, ये सब किसके कारण होते हैं, कवक के द्वारा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेस मेकर का संबंध। तो पेस मेकर एक यंत्र है जिसका संबंध किससे, फेफड़ा, हृदय, गुर्दा या दिमाग। तो पेस मेकर के द्वारा हृदय की धड़कन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। निम्न धड़कन को उच्च किया जाता है और उच्च को निम्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन कि AIDS क्या है। अभी जस्ट अपन ने चर्चा करी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो यह एक रोग है जो किसके द्वारा होता है, HIV। और इसका फुल फॉर्म पढ़ा था हमने, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये किसके द्वारा होता है, विषाणु। विषाणु को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस विटामिन का नाम साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन, तो अभी सारे विटामिन की चर्चा की थी। विटामिन A का नाम है रेटिनॉल। ठीक है, B का नाम है थाइमिन, B का नाम क्या है, थाइमिन। D का नाम है कैल्सीफेरॉल, है ना, कैल्सीफेरॉल। और अगर बात की जाए कि साइनोकोबालामिन, तो ये है विटामिन B12 का। विटामिन B12 का नाम जो है वो क्या है, साइनोकोबालामिन, ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कोशिका का अध्ययन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेल, है ना, कोशिका को सेल कहते हैं। तो इसका जो फुल जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। अगर बात की जाए पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, फलों का। अगर बात की जाए एंथ्रोलॉजी, तो इसमें किसका अध्ययन होगा, फूलों का। पोमोलॉजी में फलों का और इसमें किसका होगा, फूलों का। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन हो गए अपने यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। वेदन क्षमता, तो 3 किरण होती है, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है गामा। तो क्रम होता है, सबसे ज़्यादा होती है अल्फा की, सबसे कम होती है अल्फा की, अल्फा से ज़्यादा होती है बीटा की और बीटा से ज़्यादा गामा की। तो वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गामा किरणों की। अगर बात की जाए गामा किरणों की खोजकर्ता कौन है,
तो गामा किरण की खोज किसने की? तो ये हेनरी बेकुरल ने। गामा किरण की खोज किसने की? बेकुरल ने। और बीटा की बात की जाए, अगर बात की जाए अल्फा, अल्फा जो है इसको एक्स किरण भी कहते हैं, और एक्स किरण की खोज किसने की थी? रांटजन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74 कि रक्त का दाब, अभी अपन ने पढ़ा था ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर जो है वो किसके द्वारा नापा जाता है? तो वो नापा जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर, और सामान्य कितना होता है? 120/80। तो इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा होता है। पायरोमीटर जो है इसमें आपका उच्च तापमान मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एसआई पद्धति में लेंस की मात्रा का एसआई इकाई में मान क्या है? तो लेंस का क्या है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। न्यूटन और वाट में मापते हैं विद्युत प्रकाश की ऊर्जा को। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन ने क्या लगा दिया, इसका कुछ क्वेश्चन गलत लगा दिया। एसआई पद्धति में लेंस का मात्रक ऑप्टर नहीं है, क्या है? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। चलिए कोई ना, हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक। 76 वाला देखते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है वो क्या है, किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? तो दूरी का, सबसे ज़्यादा दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष में। तो जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो ये होता है 3.26 गुणा प्रकाश वर्ष, है ना। सॉरी, ये किसका मान है? एक पारसेक का। ये किसका मान है? एक पारसेक का। एक पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। और ये खगोलीय दूरी नापी जाती है। अगर बात की जाए कि प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश द्वारा चली गई एक वर्ष में दूरी, उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। और एक पारसेक बराबर 3.26 गुणा 10 की घात, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसका देख लेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77 कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? भैया कोई भी अगर भाग लेगा तो वो क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। और अभिक्रिया में भाग लेने के स्वरूप जो प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उत्पाद कहते हैं, या प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु की बात की गई है, तो एकमात्र धातु कौन है? पारा या मरकरी। तो पारा इंग्लिश नाम है मरकरी, और ये किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? रेड रिवॉल्यूशन। तो इम्पोर्टेंट है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस से। अगर बात की जाए दूध का, तो दूध का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। अगर बात की जाए हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्य से। हरित क्रांति का संबंध कैसे है? खाद्य से। उसके बाद बात करते हैं अपन कि गेहूँ मतलब खाद्य में ही आता है, तो हरित क्रांति का ही संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र या यूरिन बनता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता सकते हैं, पर लगभग 1.5 से 2 लीटर जो है यूरिन प्रतिदिन बनता है। पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, और यहाँ पर एग्जामिनर लगभग इसका जो राइट आंसर दे रहा है वो 1.5 लीटर दे रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन पे भी डिपेंड करते हैं। चलिए 81 क्वेश्चन की बर्ड फ्लू बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो बर्ड फ्लू विशेषकर किसको करती है? पक्षियों को। विशेषकर जो ये बीमारी पक्षियों को क्या करती है? प्रभावित करती है। और पक्षियों में अपने पास क्या है यहाँ पर? पोल्ट्री या मुर्गी, है ना। ये पक्षियों की होने वाली बीमारी है, और ये विशेषकर किसको होती है? मुर्गियों को। मुर्गियों की एक फेमस बीमारी है जिसका नाम क्या है? रानीखेत, है ना। ये मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी जो है वो मानी जाती है। उसके बाद पशुओं की बात करें, तो पशुओं में विषाणु द्वारा एक रोग होता है जिसका नाम होता है खुरपगा। खुर पक जाते हैं उनके, और मुंह भी पक जाता है। तो खुर पगा और मुंह पगा जो है 2 रोग होते हैं, तो ये पशुओं में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 के बाद 82 मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मधुमक्खी का पालन जो है वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अब मधुमक्खी का पालन हो गया एपीकल्चर। उसके बाद बात करें सेरीकल्चर, तो ये किसका पालन है? तो ये रेशम के कीड़े का पालन है। रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर। उसके बाद फ्लोरिकल्चर में होता है फूलों का अध्ययन। किसका? फूलों का अध्ययन। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो पीसी कल्चर में होता है मछलियों का अध्ययन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम का परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिसकी अभी बात की थी कि ये मलेरिया का परजीवी है। किसका परजीवी है? मलेरिया का परजीवी। जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है उसके शरीर के अंदर ये चला जाता है। ये किसके अंदर जाता है? मच्छर के अंदर जाता है। चलिए, और इसी के कारण क्या होता है? मलेरिया नामक रोग होता है। अगला देखते हैं कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो सबसे पहले लोहे को जंग से बचाने के लिए, जंग से अगर बचाने के लिए अगर पूछे कि किसकी परत चढ़ाई जाती है तो जिंक या जस्ते की, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण, है ना, गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। और लोहे पर जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। एक और क्वेश्चन बनता है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा भैया, बढ़ेगा कि घटेगा, तो जैसे जंग लगेगी तो भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। त्वरण, तो जो जी की बात हो रही है, स्मॉल जी की, तो उसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। एक होता है पलायन वेग, एक क्या होता है, पलायन वेग, और इसका मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और इस स्पीड से किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए तो पृथ्वी की कक्षा के बाहर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी है। मनुष्य के सुनने की क्षमता, तो जो सुन सकेगा वो क्या कहलाएगा, श्रव्य ध्वनि कहलाएगी, श्रव्य तरंगे कहलाएगी, और वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 से जो अधिक है वो क्या कहलाएगी, पराश्रव्य। पराश्रव्य के बाद अगर बात की जाए 20 से कम, तो जो 20 से कम होती है वो क्या कहलाती है, अपश्रव्य। तो अपश्रव्य। अब इसमें 20 से 20,000 हर्ट्ज नहीं है, 2,000 हर्ट्ज है ना। तो एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन आप अच्छे से रीड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। परमाणु सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। और उसके बाद पास्कल, तो ये दाब का ऐसा इकाई है, दाब की ऐसा इकाई क्या है, पास्कल है। उसके बाद न्यूटन ने क्या दिए, गति के नियम दिए। चलिए वॉशिंग मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये किस पर, सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल के ऊपर ये काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के, और ये अंगों से रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल पूछी जाएगी रोग से, तो ये करता है मस्तिष्क को प्रभावित। किसको करता है, मस्तिष्क को प्रभावित। निमोनिया किसको करता है, फेफड़े को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन किरणों के उत्सर्जन के दौरान रेडियो एक्टिविटा नहीं होती या रेडियो उत्सर्जन नहीं होता है। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा या कैथोड। तो अल्फ़ा में भी होती है, गामा में भी होती है, और बीटा जो कैथोड किरण है इनके उत्सर्जन में रेडियो एक्टिविटा नहीं निकलती है। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा इसका राइट आंसर होगा कैथोड किरण। चलिए नेक्स्ट 91, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वीडियो अंत तक बने रहें। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें से पूरी प्रायिकता है कि आपके सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन, है ना। पर क्या ये सबसे हल्की होती है, तो यह सबसे हल्की नहीं होती है। तो सबसे हल्की जो होती है वो कौन होती है, हाइड्रोजन। और इसका परमाणु क्रमांक भी है कि इसीलिए इसको पहले खाने में रखा गया है। तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, इसका कमेंट करें या फिर आगे इसका क्वेश्चन आएगा। नाइट्रोजन कितनी होती है वायुमंडल में, 78% होती है। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% होती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 78%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 92 की पीयूष ग्रंथि, है ना। और इस ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, है ना, मास्टर ग्रंथि या मास्टर, और इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। और पूछा है कि कहाँ होती है, तो ये कहाँ होती है, मस्तिष्क में। और अगर पूछ ले एग्जामिनर और डीपली पूछ ले कि मस्तिष्क के भी किस भाग में पाई जाती है, तो पहले भाग में, फर्स्ट भाग में, जिसको क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, या इंग्लिश में बात करें तो सेरिब्रम, क्या, सेरिब्रम, इंग्लिश में बात करें तो सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ऑक्सीजन की खोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीजन या O2। ऑक्सीजन को दर्शाएंगे कैसे, O2 से। इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ऑक्सीजन मतलब श्वसन लेना पॉसिबल ही नहीं है इंसानों को। तो ऑक्सीजन की खोज 2 वैज्ञानिकों ने की थी, जिसका नाम था प्रिस्टल और सिले। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, के ए और बी दोनों ने जो है इसकी खोज की थी। विलियम हार्वे ने क्या खोजा था, तो इन्होंने खोजा था रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के जो मिश्रण को आप जमा दोगे तो क्या बनेगा, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, अमलगम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पशुओं में किसके कारण खुर पगा और मुंह पगा, जिसकी अभी चर्चा की थी। खुर पगा मतलब खुर पक जाते हैं, और मुंह पगा मतलब मुंह में से ब्लड आने लगता है। तो ये किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्यूबलाइट या बल्ब की अगर बात करें तो इसमें मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन, मीथेन, पारे की वाष्प आर्गन, हीलियम आर्गन या हीलियम और पारे का वाष्प। तो जो ट्यूबलाइट है इसमें पारे की वाष्प के साथ आर्गन जो है वो भरा जाता है। पारे की वाष्प के साथ क्या भरा जाता है? आर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कि जीवन के भौतिक चरण को कहते हैं, जीवन के भौतिक चरण को कहते हैं तो क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये की थी पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने। चलिए अगला क्वेश्चन 98 कि जीव विज्ञान के जनक, वेरी इंपॉर्टेंट है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान या बायोलॉजी के जनक, बायोलॉजी के जनक कौन हो गए? तो ये हो गए अरस्तु या एरिस्टोटल। ठीक है, ये कौन हो गए? जीव विज्ञान के जनक। और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु है। उसके बाद बात की जाए वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान के, तो ये कौन है? थियोफ्रस्टस। चलिए अगला क्वेश्चन 99 पुष्पों का अध्ययन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक तना है ना? तना पूछा है कि गाजर, मूली या आलू। तो गाजर और मूली दोनों क्या है? गाजर मूली क्या है? जड़ें हैं। और आलू क्या है? तना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो लोरेंथस, रेफ्लेसिया, ड्रोसेरा, तो होता है रेफ्लेसिया द्वारा, है ना। और ये लगभग होता है 10 किलोग्राम का, जिसकी अभी अपन ने चर्चा की थी। तो ये यहाँ पर आपके पूरे 100 जो क्वेश्चन थे, 101 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस करवाए हैं। और पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पूरा अंत तक देखा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके सेट में देखने को मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि हमारी जो मेहनत है उसको आप बढ़ावा आप ही दे सकते हैं। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।